अरे यार किशोर, क्यों तू बेटी को पढ़ाने में लगा है? बेटी को पढ़ाने से क्या होता है? एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दे। अरे कितना भी पढ़ा लिखा देगा, एक ना एक दिन इसको खाना ही बनाना है। इसीलिए टेंशन छोड़ और इसकी शादी कर दे। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली सीमा की। सीमा एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिता किशोर और माँ कौशल्या जो दिन रात खेतों में मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। सीमित संसाधनों के बावजूद सीमा के माता पिता ने उसे पढ़ाने लिखाने का पूरा प्रयास किया। पिताजी, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप आज खेतों पर नहीं जाइए और आराम कीजिए। अरे बेटी, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और स्कूल के लिए जाओ। लेकिन पिताजी, माँ तुम ही समझाओ ना, पिताजी तो मेरे सुनते ही नहीं है। आह, तुम तो जानती हो सीमा, तुम्हारे पिताजी तो जिद्दी हैं, वो किसी के सुनते ही नहीं है। तुम जाओ स्कूल के लिए तैयार होकर चली जाओ, मैं इनको दवाई दे देती हूँ, वरना ऐसे ही खेत चले जाएंगे। फिर कौशल्या किशोर को दवाई दे देती है। फिर किशोर दवाई खाकर खेत की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में मुखिया मिलता है और कहता है, क्या हुआ किशोर, आज तुम बड़े मुरझाए मुरझाए लग रहे हो। मुखिया जी, ये बुखार है जो बिन बुलाए मेहमानों की तरह चला आता है। वही दवाई खाकर खेत पर जा रहा था। खेतों में थोड़ा पानी डालना था, पौधे सूख रहे थे, बारिश भी तो कितने दिनों से नहीं हो रही है। लेकिन तुमको आज बुखार है तो रुक जाते, कल पानी डाल लेते। एक दिन में कौन सा भागा जा रहा है खेत। अगर इतना ही जरूरी था तो तुम अपनी पत्नी और बेटी को ले आते खेत पर, वो तुम्हारी मदद कर देते खेत पर। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं अपनी बेटी से खेत का काम नहीं करवाऊंगा। मैं तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। तुम बौरा तो नहीं गए किशन, तुम ठहरे गरीब आदमी, और तुम जानते हो कॉलेज स्कूल की लाखों में फीस होती है, तुम कहाँ से भर पाओगे। और वैसे भी बेटी पराया धन है, ज्यादा पढ़ लिखने से क्या होगा। अभी तो तुम्हारी बेटी 14-15 साल की है, कुछ सालों में उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दो और टेंशन फ्री हो जाओ। आप उसकी फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, वो तो मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। इतना कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है और अपने खेतों में बाल्टी से पौधे में पानी डालने लगता है और मन में कहता है, बड़े आए थे मेरी बेटी के बारे में सोचने वाले। बेटी मेरी है, मैं सोचूंगा उसको क्या करना है और क्या नहीं। सब आ जाते हैं मुफ्त का ज्ञान देने। अरे उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि सामने वाला वो ज्ञान लेना चाहता है या नहीं। फिर किशोर पौधे में पानी डालकर अपने घर आ जाता है। तभी सीमा कहती है, पिताजी, स्कूल में मैडम ने फीस मांगी है और नई बुक भी लेने को कहा है। कितने तक की आ जाएंगी बुक? वो पिताजी, मैडम ने 2000 स्कूल फीस और 1000 रुपए का बुक बताया है। पूरे 3000 की जरूरी है। 3000? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सीमा के बाबूजी, मैंने आपको कहा था, जो ये इतनी बड़ी होगी खर्चा उतना ज्यादा होगा। अब हम 3000 कहाँ से लाएंगे? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अनाज तो है ना। 2 बोरियां गेहूं मैं बेचकर उसकी बुक और फीस भर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हम ये 2 बोरियां अनाज बेच देंगे तो हम खाएंगे क्या? अभी तो अनाज आने में 4 महीने बचे हुए हैं और ये 1 बोरी अनाज हम 4 महीने तक नहीं खा पाएंगे। अरे वो मैं बाद में देखूंगा, पहले सीमा की स्कूल फीस और बुक जरूरी है। इतना कहकर किशोर 2 बोरियां अनाज गांव के व्यापारी के पास लेकर जाता है। सेठ जी, मुझे ये 2 बोरी अनाज बेचना है। आप गेहूं कैसे लेते हैं? गेहूं तो 32 रुपए किलो लेता हूँ, लेकिन तुम इतना कम गेहूं क्यों बेच रहे हो? हर बार तो तुम 5 से 6 बोरियां लाते हो। वो क्या है ना सेठ जी, वो तो मैं पहले ही बेच चुका था। अब तो मेरी बेटी की स्कूल फीस और बुक लेना है, इसी वजह से मैं ये 2 बोरियां अपने खाने वाले में से निकाल कर बेचने आया हूँ। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? अपनी बेटी के चक्कर में खाने वाला अनाज बेच रहे हो, फिर तुम खाओगे क्या? अभी तो फसल आने में बहुत टाइम है।
सेठ जी, कोई ना कोई तो इंतजाम हो जाएगा, लेकिन पहले मेरी बेटी की फीस जरूरी है। इतना कहकर वो व्यापारी से पैसे लेकर घर की तरफ चला जाता है। फिर व्यापारी कहता है, पता नहीं आजकल इन भिखारियों को भी क्या शौक चढ़ा है। अपनी बेटी को अफसर बनाएगा, खाने की तो औकात नहीं है और ख्वाब देख रहा है। अरे वो सपना तो हम जैसे लोगों की खातिर है, इन जैसे भिखारियों के लिए नहीं। तभी वहाँ पर एक और आदमी होता है। वो भी कहता है, हाँ सेठ जी, इसको जो भी कहता है अपनी बेटी को नहीं पढ़ाने के लिए, तो ये सभी से लड़ता है और सबसे कहता है इसकी बेटी अफसर बनेगी। अरे जाओ जाओ, गरीबों की लड़की है, क्या ही कर लेगी। ये भी थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाएगा, फिर देखना उसकी शादी कर देगा। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ किशोर अपनी बेटी को 3,000 दे देता है, जिससे कि सीमा जाकर स्कूल की फीस भर के और बुक ले लेती है। दरअसल सीमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना था कि वह एक दिन अफसर बने, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन गांव वाले का ताना सीमा को भी सुनना पड़ता था। गांव में अक्सर लोग कहते, अरे इसकी गरीब बेटी से क्या होगा। लेकिन सीमा को उन सब की बातें सुननी पड़ती, जिससे वो और ज्यादा मेहनत करती। कई बार भूखे पेट भी पढ़ाई करती। बेटी सीमा, खाना खा ले बेटी, तुम कब से पढ़ाई में लगी हुई हो, कुछ खाई भी नहीं है, थोड़ा सा तो खा ले। नहीं माँ, मुझे पढ़ाई करना है। मैं गांव वाले का ताना सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ। पिताजी को सब कितना भला बुरा कहते हैं मुझे नहीं पढ़ाने के लिए, पर मैं देखना माँ, तुम सबका भरोसा और विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मैं पढ़ लिख कर एक दिन अफसर बनकर पूरे गांव वाले को जरूर दिखाऊंगी। बेटी गुस्सा मत करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो ना। मैं और तुम्हारे बाबूजी, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। किसी को कुछ बोलने से क्या होता है, और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए पहले भरपेट खाना खाना पड़ता है, और खाना खा उसके बाद फिर पढ़ाई करना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर तुम पढ़ाई कैसे करोगी। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ ठीक कह रही हैं। जाओ पहले खाना खा लो। बेटी बस मेहनत करती रहो, एक दिन तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। फिर जो लोग आज तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं ना, वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। बेटी तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना, कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं है। माँ, कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैडम बोलती हैं 1 साल का कोर्स करना होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है बेटी, तुम जाकर कोर्स क्यों नहीं करती। पिताजी, दिक्कत ये है कि उसकी फीस लाखों में है। आप और माँ इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। आप पहले ही इतना सब कुछ मेरे लिए कर चुके हैं, और अब ये 1 लाख का कोर्स कैसे होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ घर पर ही पढ़ाई करूँ। बेटी, हम दोनों की इतने सालों की मेहनत तुम हो, अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ पाई तो मैं पूरे गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम पैसों की चिंता मत करो, हम कहीं से भी इंतजाम कर लेंगे। कहीं से क्यों, अब मेरे जेवर किस दिन काम आएंगे। आप वो जेवर बेच के पैसे से कोर्स करा दीजिए। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो। तुम तो कहती रहती थी जो ये दादी का आखिरी निशानी है, अब तुम इन्हें बेचने के लिए क्यों तैयार हो रही हो। बेटी, मेरी निशानी तुम हो। अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो वही तुम्हारी दादी की भी इच्छा होगी। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ ठीक कह रही हैं। जेवर तो होते ही हैं मुसीबत में काम आने के लिए। तुम कल तैयार हो जाना कोर्स करने के लिए, मैं आज ही ये सारा जेवर बेचकर पैसे भर दूंगा। आप रुकिए जी, मैं अभी सारा जेवर लेकर आती हूँ। फिर कौशल्या घर के अंदर जाती है और अलमारी से सारा जेवर निकालकर किशोर को दे देती है। फिर किशोर सारा जेवर लेकर साहूकार के पास जाता है और उससे कहता है, ये लीजिए गहने, इसे मुसीबत में बेचना है, आप इसकी सही कीमत दे दीजिए। अरे किशोर, तुम्हें तो और ज्यादा जेवर खरीदना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी बेटी शादी लायक हो गई है, पर तुम तो और जेवर बेचने पर लगे हुए हो। वो क्या है ना सेठ जी, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है और मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए कोचिंग की फीस भरना है। इसी वजह से जेवर बेचकर पैसे उसी के लिए चाहिए। किशोर, क्या तुम बुढ़वक वाले काम कर रहे हो। अरे अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी कर दो। अगर तुम पढ़ाने में ही सारे पैसे खर्च कर दोगे फिर शादी कैसे करोगे। हाँ, थोड़ा दिमाग से काम लो।
आप उसकी चिंता मत कीजिए सेठ जी, आप बस जेवर की सही कीमत दे दीजिए। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। इस जेवर की कीमत 1,05,000 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, दे दीजिए। फिर किशोर साहूकार से पैसे ले लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर वहाँ अपनी बेटी सीमा से कहता है, सीमा बेटी, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो। कौशल्या, सीमा का बैग पैक कर दो, क्योंकि ये साल भर का कोर्स है तो सीमा को वहीं रहना होगा। ठीक है पिताजी। फिर सीमा बैग पैक करके घर से बाहर आती है तो उसकी माँ कौशल्या कहती है, रुको बेटी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए अचार पैक कर दी हूँ, तुम्हें जब मन करेगा अचार लेकर खा लेना। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। फिर किशोर अपनी बेटी का बैग लेकर गांव से जा रहा होता है। तभी उसे देख गांव का आदमी सब आपस में बातें करने लगते हैं। अरे आजकल वैसे ही जमाना खराब है, और ये है कि अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेज रहा है, कहीं इसकी बेटी किसी के साथ भाग ना जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए आजकल बेटियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन ये किशोर किसी की सुनता ही कहाँ है। ठीक है, हम भी देखते हैं इसकी बेटी क्या करती है। ये सब बातें सीमा और किशोर सुन लेते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है। वहाँ पर किशोर ट्रेन पकड़ने के अपनी बेटी को शहर ले जाकर हॉस्टल में रख देता है। फिर वह वापस घर चला आता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। फिर सीमा का कोर्स पूरा हो जाता है। जब जिलाधिकारी का वैकेंसी निकलता है तो सीमा भी उसमें फॉर्म भर देती है और मन लगाकर एग्जाम देती है। फिर कुछ ही महीनों में उसका रिजल्ट भी आ जाता है। जब सीमा जाकर रिजल्ट देखती है तो वो पूरे स्टेट में फर्स्ट लेवल से पास होती है। ये देखकर अपने पिताजी को फोन करती है, पिताजी, मैं जिला अधिकारी में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ। अब एक इंटरव्यू बचा है, अगर मैं उसमें भी पास हो गई तो मैं जिला अधिकारी बन जाऊंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं और तुम्हारी माँ दोनों ही उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। फिर इतना कहकर सीमा फोन रख देती है। फिर कुछ ही दिनों में इंटरव्यू भी होती है और सीमा वो भी अच्छी तरह से पास कर देती है। फिर वह चमचमाती कार में अपने गांव की तरफ आती है। ये देखकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये कौन है जो सरकारी गाड़ी में हमारे गांव की तरफ आ रही है? अरे होगी किसी जिले की अधिकारी, हमारे गांव को देखने आई होगी। लेकिन ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो किशोर की बेटी है, वही जिसे हम सब ताना मारा करते थे, जो क्या ही कर लेगी। हे भगवान, अब तो जिले की अधिकारी बन गई है। तभी वो गाड़ी किशोर के दरवाजे पर आकर रुकता है और आगे पीछे कई सारी सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाते हैं। फिर कार का गेट खोलता है तो उसमें से सीमा निकलती है और अपने माँ पिताजी का पैर छूकर प्रणाम करके कहती है, आपके संघर्ष और आशीर्वाद और मेरी मेहनत से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर किशोर और उसकी पत्नी कौशल्या दोनों वहीं पर रोने लग जाते हैं। फिर गांव का मुखिया आकर कहता है, मुझे माफ कर दो किशोर, मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने सबको गलत साबित कर दिया और तुम्हारी बेटी ने भी आज हमारे पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। मुझे माफ कर दो। अब गांव के सभी लोग सीमा और उसके परिवार का तारीफ कर रहे थे। सीमा ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है।